स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़ेंगे और आदिकाल के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है वो हम आपको बताएंगे। ये सारे पॉइंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें नोट कर लें। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, बौद्ध गान ओ दोहा नामक अपभ्रंश की पुस्तक का संपादन किसने किया? तो जो इसका सही उत्तर है वह है महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री। अब इस प्रश्न से आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री जी ने, लिखा नहीं है, इसके लेखक नहीं है, संपादक हैं। और ये अपभ्रंश भाषा की पुस्तक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस पुस्तक की भाषा को हरप्रसाद शास्त्री जी ने प्राचीन बांग्ला की भाषा कहा है और आप सभी जानते होंगे प्राचीन बांग्ला को ब्रजबुली भी कहा जाता है। तो ब्रजबुली किसे कहा जाता है उसे ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन बांग्ला को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपभ्रंश काव्यों का संग्रह किस नाम से तैयार किया? इसका सही उत्तर है हिंदी काव्यधारा, और ये हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की, 1945 ईस्वी में। और इसका विषय क्या है? ये अपभ्रंश काव्यों का संग्रह है। ठीक, इस पुस्तक को उन्होंने अपभ्रंश के जिन कवियों की कविताओं को इसमें संकलित किया है उनकी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं वे, यानी जिस अपभ्रंश में इन कवियों की रचनाएं लिखी गई हैं उसे पुरानी हिंदी कहते हैं। अब पुरानी हिंदी के बारे में भी हम जानते हैं कि क्या है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने का जोर किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले अगर किसी ने नाम दिया तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या नाम देते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, प्राकृताभास हिंदी, जिसमें प्राकृत का आभास हो रहा हो ऐसी हिंदी, ठीक, ये शुक्ल जी कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे अपभ्रंश साहित्य जो कि आदिकालीन साहित्य की नींव है या प्राण के रूप में है। बाद में शुक्ल जी के इतिहास लिखे जाने तक अपभ्रंश साहित्य का बहुत ज़्यादा जो खोज था वो नहीं हो पाया था। उनके बाद जब खोज होने लगी, अपभ्रंश साहित्य की बहुत सारी रचनाएं खोजी जाने लगी और मिली, उसके आधार पे बहुत सारा साहित्य नया निर्मित हुआ, बहुत सारे नए दृष्टिकोण भी आए। ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। और ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपभ्रंश साहित्य की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी खोज किसने की, किन किन लोगों ने की। ये जब आप जानेंगे तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। जर्मनी के दो प्रसिद्ध विद्वान थे। उन लोगों ने अपभ्रंश भाषा के साहित्य की खोज की और उनका अध्ययन किया। और वो कौन लोग थे? पिशेल और डॉक्टर हर्मन याकोबी। इन दो का नाम ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश साहित्य और भाषा की खोज के बारे में बहुत बड़ा काम इन दोनों ने किया है और ये दोनों जर्मनी के थे। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जर्मनी के जो विद्वान पिशेल थे, अपभ्रंश साहित्य की खोज और उसके संपादन के कारण उन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा है। ठीक, पिशेल ने किस पुस्तक का संपादन किया? पिशेल, जर्मनी के विद्वान पिशेल ने हेमचंद्र के व्याकरण की पुस्तक का संपादन किया। ठीक, प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं में कि हेमचंद की व्याकरण की पुस्तक का संपादन किसने किया? तो जर्मनी के विद्वान पिशेल ने किया। ठीक दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। इसका कलेक्शन हमने इसीलिए तैयार किया है कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं आपको उपयोगी लगे तो आप इसे प्रिंट फॉर्म में या PDF रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी है। आगे देखते हैं। डॉक्टर हर्मन याकोबी ने भविष्यत्य कथा किसकी रचना है? धनपाल की, और इसका समय 10वीं सदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक को उन्होंने अहमदाबाद से और एक पुस्तक और नेमिनाथ चरित, ये राजकोट से खोज निकाला।
अब देखिए कि इन रचनाओं के बारे में आप जानते होंगे, जब आप आदिकाल पढ़ते होंगे तो भविष्यत कथा और नेमिनाथ चरित्र के बारे में तो आप जानते होंगे, इनके रचनाकारों के नाम भी आपको पता हो गया होगा। लेकिन किन लोगों ने कहाँ से इन्हें खोज निकाला? कहा जाता था कि अपभ्रंश का साहित्य लुप्त हो गया है, अपभ्रंश का साहित्य नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन इन विद्वानों ने अथक परिश्रम से घूम घूम कर जैन मुनियों के यहाँ से इन्हें निकाला और इन रचनाओं का संपादन किया। ठीक, ये दोनों किताबें जैन मुनियों के पास से प्राप्त हुई। ठीक, और इनकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश भाषा। दोस्तों, ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आदिकाल को समझने में, उससे आपको ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। संभव है आप सभी उस पुस्तक तक न पहुँच पाएँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है कि हम परीक्षाओं को आसानी से क्रैक करने की और तरकीबें देख लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं कि अच्छी पुस्तकों से आपको सारे तथ्य बता सकें। अगली रचना है आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत, वो भी अपभ्रंश भाषा के साहित्य की, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन थे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये मैथिल कवि थे, मिथिला भाषा के कवि थे। वर्ण रत्नाकर में है क्या चीज़, ये आपको थोड़ा सा जब जान लेंगे तो ये याद रहेगा कि नाना श्रेणी के मनुष्यों, मानव व्यापारों, सभाओं, उत्सव आदि के वर्णन करने के ढंग का उल्लेख है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं इस पुस्तक के बारे में कि अलग अलग श्रेणी के मनुष्य, अलग अलग काम करने वाले मनुष्य, अलग अलग जो मानव व्यापार है, सभा उत्सव जो भी उस दौर में होते थे, उन सभी का उल्लेख है इस पुस्तक में। उस समय की सामाजिक रीति नीति, काव्य रूढ़ि और काव्य रूपों का भी अध्ययन इस रचना में दिखाई पड़ेगा। इसकी भाषा ध्यान रखिएगा, वर्ण रत्नाकर की प्राचीन मैथिल भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं इस रचना के बारे में कि ज्योतिरीश्वर जी की यह पुस्तक, पूरी पुस्तक गद्य में है, बल्कि यह कहिए कि शब्दों की सूची मात्र है। तो इन सारे तथ्यों से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको इन रचनाओं के बारे में हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते होंगे आदिकालीन साहित्य के बारे में तो रचना और रचनाकार का नाम आपके सामने आ गया कि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, ये मैथिल कवि हैं। लेकिन थोड़ी बहुत बातें जब आप इन रचनाओं के बारे में जान लेते हैं तो इनसे जुड़ाव होता है, इन रचनाओं के बारे में ऐसा लगता है कि हम कुछ जानते हैं, और तब आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। अगली रचना है अपभ्रंश भाषा की, जो कि आदिकालीन साहित्य की है, वो है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये भी आप रचना इससे परिचित होंगे, इसके लेखक दामोदर शर्मा हैं, इससे भी परिचित होंगे आप। दामोदर शर्मा कौन थे? दामोदर शर्मा महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अलग अलग कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे? महाराजा गोविंद चंद्र के। तो इसे आप ध्यान रखें। यह मूल रूप से किस प्रकार की पुस्तक है? यह मूल रूप से व्याकरण ग्रंथ है, किंतु इसमें बनारस और इसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि ये व्याकरण ग्रंथ है और बनारस उसके आसपास के जो संस्कृति, भाषा, काव्य रूप जो प्रचलित थे, उन सब को आसानी से आप इस रचना के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारी रचनाएं, ये सारी की सारी रचनाएं हिंदी साहित्य की जो आधारभूमि निर्मित करती हैं, हिंदी साहित्य के प्रति जो अपना एक भाव प्रदर्शित करती हैं, उससे हिंदी साहित्य का आदिकाल निर्मित होता है और बहुत आवश्यक रचनाएं हैं उस दृष्टि से। तो हमने आपको इन सभी रचनाओं के बारे में शॉर्ट में बताया ताकि आप इन रचनाओं से जुड़ाव भी महसूस कर सकें और साथ साथ आपका आदिकाल भी तैयार हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में आदिकाल के ही कवि विद्यापति के बारे में, हम अमीर खुसरो के बारे में, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो।